कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं लास्ट डेज में। लॉज ऑफ मोशन में आपको पता है कुल मिला करके 2 या 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। यानी कि F बराबर ma पे जो है वो मतलब पूरा का पूरा महीने भर आप गुजार सकते हैं उसमें क्वेश्चंस करने में। जो चैप्टर्स कम समय में रिवाइज किए जा सकते हैं, रिवाइज मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी सिर्फ रिवाइज करना है, रिवाइज किया और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो विद इन 140 डेज आपका होने वाला है। तो जो भी बच्चे 12th के हैं और जो ड्रॉपर के बच्चे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं लास्ट डेज में। उन्हीं के बारे में बात करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, क्लास में हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपको जो है वो सभी चैप्टर्स को सेम रिस्पेक्ट, सेम तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो है वो इंटरलिंक्ड मामला होता है ना। जैसे कि मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वर्क पावर एनर्जी नहीं समझ सकते हैं, या फिर अगर आप रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है आपने तो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। तो इंटरलिंक्ड चैप्टर्स होने की वजह से सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, सो दैट कि आपका जो मार्क्स है वो, चूंकि आपको बेसिक जो वो सारे चैप्टर्स के क्लियर है, बस आपको जो है वो प्रैक्टिस भी आपने कर रखा है, बस आपको क्या करना है लास्ट टाइम में रिवाइज अगर करना है तो कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा समय देना है, कौन से चैप्टर में आपको कम समय देना है, इसी के बारे में डिस्कशन है। ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप ये ना समझे कि हमने अगर किसी चैप्टर को हाई प्रायोरिटी पे रखा है तो इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ वही पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं होगा, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो उनको लास्ट मोमेंट पे अगर आपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि फिजिक्स अगर स्कोरिंग है अगर आप राइट चैप्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। राइट चैप्टर्स का मतलब सारे चैप्टर्स। टाइम मैनेजमेंट इज की इन जेई, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है। कुछ जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा मार्क्स इजीली दे देते हैं और कुछ जो है वो टाइम जिसमें जो है वो ज्यादा लगता है। और यहाँ पे जो हमारे वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है कि फोकस हमें करना है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे और लो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स पे पहले। तो बात करते हैं कि आखिर वो चैप्टर्स हैं कौन से। यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है, तो एक्स एक्सिस पे आप अपने हिसाब से भी आप ये सभी टाइप के सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो है आपको टाइम कंजम्पशन लिखना है, मतलब आपको तो पता है कि कौन से चैप्टर में कितना लेक्चर हुआ है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है उसको रिवाइज करना। और वाई एक्सिस पे जो आपको स्कोरिंग पोटेंशियल रखना है। ये स्कोरिंग पोटेंशियल हमने लास्ट के 10 साल के ट्रेंड्स को देख करके यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो कैटेगरी में हमने इसमें बांट दिया है। हाई स्कोर लो टाइम, मतलब ऐसे चैप्टर्स जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन उसको पढ़ने में आपको कम समय लगता है, तो इसको जो है वो प्रायोरिटी 1 देना है रिवीजन के लिए। पढ़ने के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, रिवीजन के लिए बात कर रहे हैं हम। पढ़ना तो आपको सारे चैप्टर्स हैं। दूसरा क्या है, हाई स्कोर हाई टाइम, मतलब ज्यादा स्कोर भी आता है इन चैप्टर्स में या ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इनको रिवाइज करने में या इसके क्वेश्चन करने में आपको समय भी ज्यादा लगता है, तो दैट विल बी ऑन प्रायोरिटी नंबर 2। थर्ड कैटेगरी इज जिसमें कि लो स्कोर लो टाइम, कम समय लग रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी वो कम होती है या ट्रेंड वैसा है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शनल रखेंगे, लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि चूंकि ये लो टाइम में जब आप इसको तैयार कर ही पाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिवीजन किन चैप्टर्स को करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉर्मूला जो है बहुत सारे हैं, तो वैसे चैप्टर्स को लास्ट मोमेंट पे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत हमें पड़ती है। और लास्ट में लो स्कोर हाई टाइम, मतलब ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अमूमन कम देखी गई है लास्ट के 10 साल के ट्रेंड में, और ये इसमें जो है वो ज्यादा टाइम कंजम्पशन होता है, मतलब समय ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कि आपको मजा भी आ रहा हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है, तो फिर लास्ट मोमेंट पे इसको आप अवॉइड कर सकते हैं।
हालांकि मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको सारे चैप्टर्स को बार बार पढ़ना है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं आपसे। ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी है लास्ट मोमेंट, मतलब कि आपके पास लेट्स सपोज कि 50 डेज का टाइम बचा हुआ है, अब आपने पूरा जो है वो सिलेबस पढ़ लिया है, अब इसमें से कौन से चैप्टर को पहले उठा करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हमेशा जो है रिवीजन आपको काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करना है और सेमीकंडक्टर पे खत्म करना है, ऐसा नहीं होगा। आपको जब रिवीजन करना है तो कौन खुद से सेल्फ रिवीजन जब करना है तो खुद से जो है वो कौन से चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे या बार बार पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर्स को जो है वो आपको 2 या 3 बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी लास्ट मोमेंट पे, और कुछ चैप्टर्स को आपको एक बार कम से कम रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। रिवाइज आपको सारे चैप्टर्स को करना है, ये ध्यान रहे। सबसे पहला जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे था, जो कि हाई स्कोर लो टाइम, तो देखिए इसमें काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स जो है वो आमतौर पे सभी बच्चे इसके क्वेश्चन जो है वो करके बैठे होते हैं, तो इसको जो है रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको आप जो है पहले प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। देन लॉज ऑफ मोशन में आपको पता है कुल मिला करके 2 या 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। यानी कि F बराबर ma पे जो है वो मतलब पूरा का पूरा महीने भर आप गुजार सकते हैं उसमें क्वेश्चंस करने में। और लेकिन हमें जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मॉड्यूल से आपने क्वेश्चन कर रखा है, PYQ में जो भी आपका डाउट होगा बस वो उसी टाइम पे करना है, और फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा है नहीं लॉज ऑफ मोशन में, तो आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट क्वेश्चंस करने होंगे इसके। देन ऑसिलेशन एंड SHM, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिवीजन के ख्याल से, क्योंकि देखिए ऑसिलेशन एंड SHM में एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि स्ट्रिंग पर जो है वो स्टैंडिंग वेव बनाते हैं हम लोग, या फिर ओपन ऑर्गन ट्यूब या क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब, उसके जो फॉर्मूले हैं जब तक चैप्टर चलता रहता है तब तक तो वो याद रहता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तब भी अमूमन याद रहता है, लेकिन लास्ट टाइम पे आप सोचिए कि 2 साल या 1 साल का जो आपका मेहनत है, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 1 साल का जो मेहनत है और पहले भी आपने पढ़ा है, और 11-12 वाले बच्चों का 2 साल का मेहनत है, तो इस 2 साल में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन निकाल करके दिए जाएं, और उसमें से एक क्वेश्चन लेट्स सपोज कि ऑर्गन ट्यूब का आ गया और आपने पढ़ा तो है बट वो फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है कि भाई किसको हम ओवरटोन बोलते हैं, किसको हम मतलब किस तरीके से हम इसमें ऑसिलेशन देखते हैं, किस तरीके से रेजोनेंस ट्यूब काम करता है, तो वो चीज़ लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो इस वजह से इसको प्रायोरिटी 1 में रखा है, क्योंकि अमूमन बच्चे इसको भूल जाते हैं, जबकि इसको रिवाइज करना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में हमने रिविजन का जो तरीका या फिर फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस में बता रखा है, बच्चे जो है वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि बहुत जल्दी से इसको रिवाइज 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा ऑर्गन ट्यूब और स्ट्रिंग को जो है रिवाइज करने में, तो वो आप जो है प्रायोरिटी में रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स, आपको पता है इसमें कूलम्स लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल स्केलर फॉर्म से जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको रिवाइज करना बहुत ही आसान है, कम समय में रिवीजन होता है, लेकिन इसमें जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें मैं कुछ पार्ट्स को और ऐड करना चाहूँगा इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा, प्लस मैं कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर और प्लस स्क्रू गेज, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर प्लस स्क्रू गेज, ये आपको जो है वो फिजिक्स के जो वो इनिशियल चैप्टर में मिल जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन के लास्ट में दे रखा है, और साथ साथ मेरे ख्याल से इसमें आप EM वेव को भी ऐड कर सकते हैं, EM वेव को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि EM वेव जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इससे जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो EM वेव को रिवाइज करना बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में रिवीजन हो जाता है, लेकिन इससे जो है वो आप मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से इसमें समय लगता है उस हिसाब से इसमें मक्खन जो है ज्यादा मिल जाता है आपको, ठीक है ना, तो इसको आप प्रायोरिटी 1 पे रख सकते हैं रिवाइज करने के नजरिए से। देन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है लेकिन स्कोर भी ज़्यादा होता है, ये मेरे ख्याल से जो है वो बढ़िया है, इसको जो है वो आपको रिवाइज इसके बाद कर लेना चाहिए, जैसे कि मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है, या वर्क पावर एनर्जी है, मोमेंटम के डेरिवेशंस हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशंस हो गए, या फिर जो एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों में जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा समय जाता है उसमें, क्योंकि मल्टीपल जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि फॉर्मूला वाइज अगर बात करें तो फिजिक्स में कोई सा भी ऐसा चैप्टर मुझे नहीं दिखाई देता है, थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ करके और SHM एंड ऑसिलेशन को छोड़ करके, जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले का इस्तेमाल है, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना, ये 4 जो है वो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। बाकी और जो चैप्टर्स है उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे ज्यादा वर्क होता है,
तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मोमेंटम का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो आप जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि डेरिवेशन से कई बार जो है वो क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैट प्लस इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ जाएगा, और प्लस मैग्नेटिज्म का पार्ट जो आ जाएगा। तो इसमें जो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, हालांकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी बायट सावर्ट लॉ से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बट ध्यान रखिएगा टाइम टेकिंग होता है, बट इससे जो क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। एंड देन ऑप्टिक्स, एज यू ऑल नो, ऑप्टिक्स जो है वो मदर ऑफ ऑल फॉर्मूला वाला चैप्टर है। बहुत सारे इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं और प्लस बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, और मेरे ख्याल से इसमें ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स को भी ऐड किया जाना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स में भी आपने देखा होगा, हालांकि इसमें बहुत सारा बड़ा पार्ट नहीं है। एक तरफ जो है वो इंटरफेरेंस होता है YDSC, एंड देन आपका डिफ्रैक्शन है, एंड देन पोलराइजेशन है। तो कुल मिलाकर के 3 ही मेजर कॉन्सेप्ट है वेव ऑप्टिक्स में, बट उसमें फॉर्मूला जो है वो इंटेंसिटी वाला है, जैसे मान लीजिए, या एम्पलीट्यूड वाला है, या पोलराइजेशन में आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी वाला है कि किस तरीके से आप पोलराइज्ड फिल्म को लगाएंगे और इंटेंसिटी उसका कैसे वैरी करेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय देना भी है इसमें, ठीक है ना, हड़बड़ी नहीं करना है इसमें। हाई टाइम या हाई स्कोर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहें तो जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, बट आपको चाहना नहीं है ऐसा। थोड़ा समय देना है, रुक करके थम करके इसके जो फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है। क्योंकि जब मान लीजिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का ये तात्पर्य नहीं है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये कोई नहीं बता सकता है आपको। अगर अगर हमें पता होता तो हम पहले ही लेक्चर में आपको बता देते। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कि ट्रेंड जो है लास्ट के 10 साल का ट्रेंड जो है वो कुछ ऐसा है। बट इसका ये मतलब नहीं है टोटल, मान लीजिए कि जनवरी शिफ्ट में 18 सिटिंग का मान लीजिए एग्जाम होगा, और आपके शिफ्ट में मान लीजिए कि ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आ गए जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, और आप बोलेंगे मास्टर ने तो बोल दिया था कि इन चैप्टर से पढ़ के जाना, इससे जो है वो स्कोर हो जाएगा। तो ऐसा मैं कुछ भी आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट कह रहा हूं कि ट्रेंड ये है। अगर आपको रिवीजन करना है, आपको एक खाका चाहिए कि भैया किस तरीके से हम फॉलो करेंगे जिससे कि हमारे रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, उसके लिए आपको काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करके सेमीकंडक्टर पे खत्म करने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज लो स्कोर एंड हाई टाइम। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो डेरिवेशन जो बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेरिवेशन हैं इसमें, लेकिन इससे जो है वो क्वेश्चन अभी जो लास्ट के 10 ईयर में है वो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को रिवाइज करने में समय जो है वो बहुत ज्यादा जाता है ना, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंदी लेंदी है ना। तो इसको जो है वो आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। हालांकि आपको रखना तो है, इसको रिवाइज तो जरूर करना है, लेकिन ध्यान रहे कि डेरिवेशन में ज्यादा घुसना नहीं है। इसमें ज्यादा डेरिवेशन में घुसेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपका रिवीजन जो है वो हैम्पर कर सकता है। देन थर्मल फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, आपने देखा होगा कि थर्मल फिजिक्स में जैसे रेडिएशन वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करने में आपको समय ज़्यादा जाता है, लेकिन रेडिएशन से जो है वो ट्रेंड ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट के 10 ईयर्स में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत कीजिएगा उसको, बस ये कहना है। देन ये तो हमने किया, कहा आपसे कि हाई स्कोर लो टाइम वाला जो पोर्शन है उसको आप अपने तरीके से स्टार्ट कीजिए। मतलब रिवीजन जब आप प्लान करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। देन फिर उसके बाद हाई स्कोर हाई टाइम वाले जो टॉपिक्स हैं उसको आप 2 या 3 दिन में स्प्लिट कर सकते हैं। जो चैप्टर्स कम समय में रिवाइज किए जा सकते हैं, रिवाइज मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी सिर्फ रिवाइज करना है, रिवाइज किया और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। हमारे मॉड्यूल में जो है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता है कि हर एक टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, किस में आपका डाउट है, किस में आपको पहली बार में क्वेश्चन नहीं बन पाया था, आपने उसमें गोला मार के रखा हुआ है, तो उसको आपको जो है वो करना है। जब आप रिवाइज करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस करते हुए ही फिजिक्स में आप रिवीजन कर सकते हैं, सिर्फ बैठ करके जो है वो पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हुए ही चलिएगा। तो पहले तो आपने लो टाइम और हाई स्कोर प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट था वो कवर कर लिया, उसमें बहुत कम समय लगना चाहिए। एक दिन मान करके चलिए, अगर समय कम मतलब लग रहा है ज्यादा तो 2 दिन में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। देन हाई स्कोर हाई टाइम वाले चैप्टर को जो है 2 या 3 हिस्से में स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को जो आप 2 या 3 हिस्से में स्प्लिट कर दीजिए जिसमें आपको लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है रिवाइज करने में। तो पहले जो आपको उसका थ्योरी अच्छे ढंग से कवर अप करना है,
फॉर्मूले को एक जगह पे लिख लेना है। अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जस्ट एक रफ वर्क करके, कि बहुत सजा कर नहीं लिखना है उसमें, क्योंकि अभी आपके पास ये सब समय नहीं है कि सजाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे, उसमें फूल पत्ती बनाएंगे, ये सब नहीं करना है अपने को। देन उसके बाद लो स्कोर लो टाइम वाले चैप्टर को भी आप जो लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, हालांकि ऐसा लिखा है बट मैं इस बात में यकीन नहीं मानता हूँ। जो चैप्टर्स आमतौर पे देखे गए हैं कि लो स्कोर लो टाइम वाले हैं, कई बार जेई ने जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछे, या फिर कई सारे ऐसे भी चैप्टर हैं जिसमें कि पहले जो है वो लो स्कोर हाई टाइम का ट्रेंड रहा है कि उनको रिवाइज करने, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स, बहुत समय लगता है उसको रिवाइज करने में, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ है कि 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं एक ही सिटिंग एग्जाम में, ठीक है ना। 3-4 तो नहीं कह सकते, 3 कम से कम कह सकते हैं, 3-3 क्वेश्चन जो है फ्लूइड डायनेमिक्स में जो है वो आए हुए हैं। तो आप सोच के देखिए 25 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से अगर आ रहा है, तो इसका मतलब हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि इसमें जो है वो आपको समय नहीं देना चाहिए। समय जो है हमको सब में ही देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बस हम रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं आपको। होगा क्या कि जब आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, चलो भैया इतना इतना चैप्टर हमारा हो चुका है। सबसे पहले तो आप काम क्या कीजिए, जो फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है, या फिर तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपका, उसको एक बार प्रिंट आउट लेकर के, या फिर प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते तो खुद से भी लिखिए। लिखने से भी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा चैप्टर का नाम जो है वो याद है आपको, उसमें क्या क्या पढ़ा है, ये सब दिमाग में बातें घूमेंगी। तो आपको जो है वो एक बार चाहे तो 3 पेजेस में आप जो है वो रफ चैप्टर्स का नाम और उसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो आप एक बार लिखिए, लिख करके अपने सामने में चिपका दीजिए, और जो जो चैप्टर्स जो है वो आपके कवर अप होते जा रहे हैं उसमें टिक लगाइए। क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो टास्क को आप स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट करना चाहते हैं एटलीस्ट। तो अगर आप स्टार्ट कर देंगे, आपको दिखेगा कि ठीक है भाई 5 में टिक लगा हुआ है और 6 में नहीं लगा हुआ है टिक, तो आपको पढ़ने का भी इच्छा करेगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप करना है। और जब स्टार्टिंग में यहां से यहां आएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि बाकी बचे हुए चैप्टर्स भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक पुश है, आप खुद को ही धक्का मार करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, इंटरनल फोर्सेस से जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हम बाहर से हैं आपको धक्का मारने के लिए आपके लक्ष्य के डायरेक्शन में। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोगों को जो है रिविजन अच्छे तरीके से करना है, और लास्ट टाइम में जो है वो आप हिम्मत जो है बांध करके रखिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, और सर को ऊंचा करके रखिए, ठीक है ना, नीचा नहीं करना है। अभी सर को जो है ऊंचा करने का हाई टाइम है, और बाकी जो है वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी है, ठीक है ना। आपस में डिस्कशन नहीं करना है कि अबे तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा कितना हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो इससे जो क्या है, फालतू का बर्डन पड़ता है अपने कपार पे, ऐसा लगता है कि अरे यार उसका तो हो गया कंप्लीट, हमारा नहीं हो रहा है। तो आपको जो है वो सिलेबस के रिगार्डिंग बाकी बच्चों से ज्यादा बात नहीं करनी है। आप अपना काम जो है वो स्वयं जानते हैं कि करना है नहीं करना है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन ही जो है वो कुंजी है, की है सक्सेस का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हमने लास्ट के 10-11 साल में देखे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, और लास्ट में लेकिन रिवीजन उनका मल्टीपल टाइम हुआ, और उससे जो है उसका रैंक बहुत अच्छा आ गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो टेस्ट आ रहा है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है तो रिवाइज नहीं करते। उनको लगता है कि भाई पहले जो है वो टेस्ट में आया हुआ था तो अभी भी आ जाएगा। लेकिन समझिए बात को, पार्ट टेस्ट देना मतलब सिलेबस का हिस्सा का टेस्ट देना, और पूरा फुल सिलेबस टेस्ट देना या एग्जाम देना, दोनों अलग अलग बात है। तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन जो है आपको बिल्कुल शिद्दत से जो है करनी है। चाहे आपका पहले स्कोर टेस्ट में आ रहा था या नहीं आ रहा था, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपको जो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। लास्ट ईयर भी हमने ऑब्जर्व किया कि कई सारे बच्चों का, चूंकि यहाँ अपने यहाँ जो टेस्ट होता है कई बार उसका लेवल जो है वो हाई होता है एग्जाम से, कई बार लेवल लो होता है। और बैलेंस्ड पेपर बनाना, आप सोच के देखिए, बैलेंस्ड पेपर मतलब 3 घंटे में का जो है वो पेपर बनाना है। ये जो चीज है, अब चूंकि पेपर जो है वो एक फिजिक्स का टीचर अलग पेपर बना रहा है, केमिस्ट्री का टीचर अलग पेपर बना रहा है, मैथ्स का टीचर अलग पेपर बना रहा है, क्या ये ऐसा जरूरी है कि तीनों पेपर जो 1-1 घंटे में किए जाएं? हमेशा बैलेंस्ड पेपर नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको मेन एग्जाम में ही बैलेंस्ड पेपर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ के स्कोर से जो आपको ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिवीजन ही है जो आपको बचाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए और हिम्मत बांध करके चलिए। आने वाला जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये विश्वास के साथ आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए, तो देखिए आपका जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ विदा लेते हैं, और ध्यान रखिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए।